नाटिका बिंदुओं का मसीहा लुई ब्रेल। प्रस्तुति विजन एक्सेस। नमस्कार। क्या आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ किस लिए जमा हुए हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हार की नहीं बल्कि हार को हराकर जीतने की है। यह कहानी एक ऐसे नन्हे बालक की है जिसने अपने आंखों की रोशनी गंवाई, पर पूरी दुनिया के लिए वो ज्ञान का सूरज बन गया। आइए चलते हैं 1812 के फ्रांस। घर के बाहर का खुला मैदान। सुबह का समय है। लुई और उसके दो फ्रेंड्स मैरी और जूलियन खेल रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, अगर मुझे किसी ने छू लिया तो मैं उसे कोपोरे का राजा बना दूंगा। लुई, तू तो हवा की तरह भागता है। रुक जा, मेरी सांस फूल रही है। हाँ लुई, तू तो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बड़ा होकर राजा का घोड़सवार बनूंगा। तो से बोलो, राजा लुई की जय। तो चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। लुई अब घर चला जाता है और लुई की माँ घर के आंगन में काम कर रही होती है। अरे ओ मेरे सेनापति, आज कितनी लड़ाई जीती? आज मैंने जूलियन को हरा दिया। आज मेरी को वजीर बनाया। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं सेब खा सकता हूँ? ठहरो ठहरो, पहले हाथ धोकर तो आओ। देखो तो अपने घुटने कितने गंदे कर दिए हैं। अरे ओ लुई, जरा यहाँ तो आना। पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया? देखो लुई, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तुम्हें भी ये सीखना होगा। पिताजी, क्या आज आप मेरे लिए चमड़े के गेंद बनाएंगे? गेंद? मैं तो तुम्हारे लिए चमड़े के ऐसे जूते बनाऊंगा जिसे पहनकर तुम बादलों पर चल सकोगे। सच में पिताजी? फिर तो मैं चांद पर भी जाऊंगा। बिल्कुल, पर याद रखना लुई, ये सब तभी होगा जब तुम एकदम सावधानी से रहोगे। ये औजार बहुत नोकीले हैं। पिताजी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी आपकी तरह भारी हथौड़ा उठा सकता हूँ। लुई बेटा, पहले पढ़ाई करो, बाद में ये सब सीखो। स्थान साइमन ब्रेल की कार्यशाला। पिताजी, देखिए, मैंने आपके जूतों के फीते आपस में बांध दी। आप चलकर तो दिखाइए। अरे हो नटखट, तू मुझे गिराकर ही मानेगा। देख लुई, ये कार्यशाला कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ ये पैनी सूदियाँ और आरियाँ हैं, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। अजी, उसे क्यों डरा रहे हो? लुई तो आपका हाथ बटाएगा। क्यों लुई, बनेगा ना बड़ा कारीगर। हाँ माँ, मैं तो राजा के घोड़ों के लिए सोने की काठी बनाऊंगा। देखो लुई, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इन चीजों को हाथ मत लगाना। पिताजी किस काम के लिए बाहर जाते हैं और माँ रसोई में मुड़ती है। लुई चुपके से एक भारी सुई उठाता है। अरे वाह, ये सुई कितनी चमक रही है। पिताजी, इसी से चमड़े में सुराख करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। 1 2 1। मेरी आँख। माँ, पिताजी, मैं बच गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
लुई की आवाज सुनकर माँ दौड़कर चली आती है। लुई, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? साइमन, जल्दी आओ, इसके चेहरे से खून बह रहा है। हे भगवान, ये तो वही सुई है। मैंने मना किया था लुई, जल्दी पानी लाओ, कोई हकीम को बुलाओ। ये लो बेटा, पानी पी लो। 2 साल बाद लुई अब 5 साल का हो चुका है, पर संक्रमण ने उसके दोनों आंखों की रोशनी छीन दी है। माँ, आपने खिड़की क्यों बंद कर दी है? माँ, मुझे हवा तो महसूस हो रही है, बस उजाला कहाँ गया? बेटा, खिड़की तो खुली है, सूरज भी निकला है। वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? क्या आप कभी सुबह नहीं होगी? माँ, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? लुई, रोना बंद करो बेटा, तुम्हारी आंखें चली गई पर तुम्हारा जज्बा नहीं। वहाँ उसे एक लकड़ी की छड़ी थमाते हैं। वो लकड़ी क्या है पिताजी? क्या ये कोई जादू का डंडा है? हाँ लुई, ये तुम्हारी सफेद आंख है, इसे जमीन पर ठोकना। अगर आवाज हट आए तो समझना आगे पत्थर हैं, अगर आवाज ना आए तो समझना रास्ता साफ है। चलो, डरो मत, कदम बढ़ाओ। माँ, यहाँ मेज है, यहाँ कुर्सी है। पिताजी, मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी छड़ी से देख पा रहा हूँ। भगवान का शुक्र है, मेरा बच्चा छड़ी के सहारे से देख पा रहा है। धान, गांव का वही मैदान जहां लुई पहले भागता था। जूलियन और मैरी गेंद से खेल रहे हैं और लुई एक कोने में छड़ी पकड़कर खड़ा है। मैरी, गेंद पकड़ो, जोर से मारो। लुई, क्या तुम खेलोगे? हाँ, मैं पकड़म पकड़ाई खेलूंगा। तुम दौड़ो और मैं पकड़ता हूँ। लुई अब दौड़ने की कोशिश करता है, पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। जूलियन और मैरी उसे उठाने दौड़ते हैं। लुई, तुम रहने दो, तुम अब नहीं दौड़ सकते। तुम बस बैठो और हमें खेलते हुए देखो। और मैं सिर्फ बैठना नहीं चाहता। जूलियन, तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी आवाज की तरफ आऊंगा। रहने दो जूलियन, अगर लुई को हम खेलने लेंगे तो वो फिर से गिर जाएगा और फिर से उसे चोट लगेगी। लुई, तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए फूल चुनकर लाते हैं। लुई उदास होकर अकेला बैठ जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे बेचारा कहलाना पसंद नहीं है। स्थान, गांव का बाजार। लुई अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रहा है। दो पड़ोसी महिलाएं उन्हें देखकर फुसफुसाती है। अरे देखो मोनिक, बेचारा लुई, कितनी सुंदर आंखें थी इसकी, अब तो पत्थर की तरह बेजान हो गई हैं। हाँ, सिमोन का एक लौता बेटा अब ताउम्र दूसरों के बोझ पर जिएगा। भगवान किसी को ऐसी सजा ना दे। मेरा बेटा बोझ नहीं है, वो सब देखता है, बस देखने का तरीका अलग है। माँ, मैं क्या बेचारा हूँ? क्या मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता? लुई, दूसरों की बातों पर ध्यान मत देना बेटा, तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अरे बेटा, तू तो अब मंदिर के बाहर बैठने लायक ही बचा है, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की कहाँ।
ऐसे ही बीतते जाते हैं। दिन भर दिन लुई बड़ा हो रहा होता है। स्थान गांव का चर्च में लुई उदास बैठा है। चर्च के फादर उसके पास आते हैं। लुई, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें पक्षियों का गाना सुनाई नहीं दे रहा? फादर, लोग कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। जब सूरज डूबता है तभी सितारे दिखते हैं। तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है, दिमाग की नहीं। क्या तुम जानते हो, तुम अपनी उंगलियों से देख सकते हो? उंगलियों से? क्या उंगलियों की आंखें होती हैं? हाँ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुनिया को बिना देखे कैसे समझा जाता है। कल से तुम मेरे पास आना। स्थान गांव की गली। जूलियन दौड़ता हुआ आता है और लुई से टकरा जाता है। ओह लुई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हट जाओ रास्ते से। जूलियन, मुझे दिखता नहीं तो क्या हुआ? और तुम्हारे गन और जूतों की आवाज से मुझे पता चलता है कि तुम आ रहे हो। क्या सच में? हाँ, और सुनो, कल मुझे फादर ने बताया कि पेरिस में ऐसे स्कूल हैं जहाँ वो जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ जाऊंगा और तुम सबको पढ़कर दिखाऊंगा। अंधा और पढ़ाई, ये तो नामुमकिन है। याद रखना जूलियन, एक दिन पूरी दुनिया तो मुझे जानेगी। मैं अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लूंगा। दोस्तों, लुई ब्रेल कुपवरे को छोड़कर पेरिस के शाही अंध विद्यालय में पहुंच तो गए, पर वहाँ की डगर आसान नहीं थी। उन्हें वहाँ संगीत, इतिहास और व्याकरण सीखना था, पर बिना देख पाने के कारण हर एक सबक एक पहाड़ जैसा था। आइए देखें, लुई ने बंद आंखों से ज्ञान के सागर को कैसे पार किया। पाँच साल बाद हान पेरिस का स्कूल। लुई अब 10 साल का हो चुका है। पेरिस के अंध विद्यालय में शिक्षक डॉक्टर पिनियर के साथ वो खड़ा। लुई बेटा, यहाँ हम तुम्हें वैलेंटाइन को पद्धति से पढ़ाएंगे। देखो, ये अक्षरों को बार कर बनाई गई किताबें हैं। लुई अब शिक्षकों द्वारा दिखाए गए किताबों को छूकर देख रहा है। सर, ये इतना बड़ा क्यों है? इसे महसूस करने में ही मेरी उंगली थक जाती है। लुई, यही एकमात्र रास्ता है। नेत्रहीनों के लिए किताबें बनाना बहुत मुश्किल और महंगा है। तुम्हें इसी से सीखना होगा। पर सर, आंखों वाले लोग एक पल में पूरा पन्ना पढ़ लेते हैं और मुझे एक शब्द पढ़ने के लिए मिनटों लग रहे हैं। क्या हम कभी उनके बराबर नहीं आ पाएंगे? क्या हमारा ज्ञान बस इन मुट्ठी भर भारी किताबों तक ही सीमित रहेगा? बेटा, दुनिया ऐसी है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। नहीं सर, अगर रास्ता छोटा नहीं है तो मैं नया रास्ता बनाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। लुई अब 15 साल का हो चुका है। कैप्टन बार्बियर 12 बिंदुओं का कोड लेकर आते हैं। अटेंशन, मेरा नाम कैप्टन चार्ल्स बार्बियर है। मैं यहाँ फ्रांस की सेना का एक नायाब तोहफा लेकर आया हूँ। प्रोफेसर, युद्ध के मैदान में रोशनी दुश्मन को बुलावा देती है। हमारे सिपाही अंधेरे में संदेश नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए मैंने इजाद किया है नाइट राइटिंग। ये कोई मामूली कागज नहीं,
एक गुप्त हथियार है। स्वागत है कैप्टन, पर एक सैनिक का इस अंध विद्यालय में क्या काम? हम यहाँ शांति और शिक्षा की बातें करते हैं, युद्ध की नहीं। पर यदि आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जो मेरे इन बच्चों की उंगलियों को रास्ता दिखा सके तो आपका स्वागत है। ये देखिए, इसमें 12 बिंदु हैं। उंगलियां फिराइए और शब्दों को महसूस कीजिए। बिना दिए के, बिना आवाज के दुश्मन की नाक के नीचे से संदेश गुजर जाएगा और उसे खबर तक नहीं होगी। इसे समझने के लिए लोहे जैसा जिगर चाहिए। इन 12 बिंदुओं के मेल में पूरी जंग का नक्शा समा सकता है। अद्भुत, 12 बिंदुओं का ये उभार वाकई दिलचस्प है। पर कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि एक नन्ही उंगली के लिए इन 12 बिंदुओं को एक साथ महसूस करना थोड़ा कठिन होगा? हमारे छात्र सिपाही नहीं, शिक्षार्थी हैं। प्रोफेसर, सेना में हम चीजें घटाते नहीं, उनकी ताकत बढ़ाते हैं। ये कोड कठिन है क्योंकि ये फौलादी दिमागों के लिए बना है। खैर, मैं ये नमूना यहाँ छोड़ रहा हूँ। देखना ये है कि आपके ये छात्र इस सैन्य शक्ति के सामने टिक पाते हैं या नहीं। गुड लक। लुई उसे जांचता है। 12 बिंदु तो बहुत ज्यादा है। उंगली का पोर इन्हें एक बार में नहीं समझ सकता। मुझे इसे छोटा करना होगा। रात का समय है। लुई पागलों की तरह सुई से कागज पर छेद कर रहा है। दस बिंदु नहीं, 8 बिंदु नहीं। मैं क्या करूं? लेकिन रुको, मेरी उंगली की चौड़ाई। ये तो सिर्फ 6 बिंदुओं को एक साथ महसूस कर सकती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। मिल गया। ए है ए और ए बी। सर जागिए और देखिए, अब हम अंधेरे में भी बिजली की तरह पढ़ सकते हैं। मैंने भाषा को उंगलियों के पोरों में कैद कर लिया है। कुछ दिनों बाद, स्थान कुपौरे गांव में लुई का घर। लुई छुट्टियों में वापस आया है। वो अपनी माँ और पिताजी को अपने लिपि का आविष्कार दिखाता है। लुई, ये क्या है बेटा? तूने पूरे कागज को सुई से छलनी क्यों कर दिया है? क्या पेरिस में पढ़ाई नहीं हो रही है? माँ, ये छेद नहीं है, मेरे शब्द है। देखिए पिताजी, ए है और माँ ए बी। पिताजी कागज को छूते हैं। लुई, मुझे तो सिर्फ चुभन महसूस हो रही है। क्या तुम सच में इसे पढ़ सकते हो? हाँ पिताजी, जिस सुई ने मेरा बचपन छीना, उसी सुई से मैंने अपनी दुनिया लिखी है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। देखो, अब मैं पढ़ सकता हूँ। साइमन, देखिए तो, हमारा बच्चा उंगलियों से बातें करता है। मैंने कहा था ना मोनिक, मेरा बेटा एक दिन ऐसा काम करेगा जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। लुई, तुमने मेरी छड़ी का मान रख लिया। मेरा बच्चा एक दिन जरूर बड़ा नाम करेगा। कुछ दिनों बाद, स्थान स्कूल सा गलियारा। लुई के माता पिता उसको मिलने के लिए गांव से पेरिस आ गए हैं। लुई, तू कितना दुबला हो गया बेटा? क्या यहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता? दिन भर इन कागजों को क्या कुरतता रहता है? हाँ, ये मेरी पढ़ाई है। मैं पेरिस के सबसे मुश्किल इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। लुई, मैंने सुना है तुम स्कूल में सबसे तेज छात्र बन गए हो। क्या ये सच है? हाँ पिताजी, मैंने अपनी उंगलियों को अपनी आंखें बना ली है। मेरा बच्चा बड़ा मेहनती है। चलो फिर बच्चा, अच्छे से मेहनत करना।
हम फिर जरूर मिलेंगे। स्थान पेरिस का स्कूल। कुछ कड़क शिक्षक लुई की लिपि का विरोध करते हैं। ये क्या बकवास है लुई? ये 6 बिंदु, ये कोई भाषा नहीं है। ये तो चूहे के कुतरे हुए कागज लगते हैं। हम इसे स्कूल में नहीं चलने देंगे। लेकिन सर, ये बहुत आसान है, बच्चे इसे मिनटों में सीख रहे हैं। चुप रहो, यहाँ सिर्फ वही चलेगा जो सदियों से चलता आया है। तुम्हारी ये लिपि जला दी जाएगी। शिक्षक लुई के कागज छीन कर फेंक देता है। शिक्षक डॉक्टर पिनियर लुई के पास आते हैं। हार मत मानना लुई। दुनिया अगर किसी चीज को नहीं समझ पाती है तो उसे खत्म करने की कोशिश करती है। तुम लड़ते रहो। तुम्हारे माता पिता को विश्वास तुम्हारे साथ है। लुई अच्छे से पढ़ाई करता है और आखिर उसकी परीक्षा का दिन आता है। हांस परीक्षा हॉल। शिक्षक और कुछ अन्य परीक्षक बैठे हैं। लुई ब्रेल, आपके सामने 3 कठिन सवाल हैं। पहला सवाल, फ्रांस की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? दूसरा सवाल, व्याकरण में संधि के नियम क्या है? और तीसरा, क्या आप इन उभरे हुए अक्षरों को पहचान सकते हैं? सर, फ्रांस की सबसे लंबी नदी लुआर है। और फिर वो संधि के नियम भी बता देता है। और ये अक्षर क्यों है सर? पर ये बड़ा अस्पष्ट है। अद्भुत। लुई ने न सिर्फ अपनी कक्षा में टॉप किया है, बल्कि इसे स्कूल के असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त किया जाता है। हमारा बेटा शिक्षक बन गया। लुई, तुमने साबित कर दिया, ज्ञान पाने के लिए आंखों की नहीं, लगन की जरूरत होती है। आखिर तूने कर दिखाया लुई। ये तो बस शुरुआत है। अब मैं ऐसी लिपि बनाऊंगा जो नेत्रहीनों की दुनिया को आसान कर देगी। दोस्तों, 22 साल की उम्र में लुई ने अपनी लिपि तैयार कर ली थी, लेकिन दुनिया इसे अपनाने को तैयार नहीं थी। लोग इसे अंधों की गुप्त भाषा कहकर डर रहे थे। लुई के पास समय कम था और काम बहुत ज्यादा था। आइए देखते हैं 22 साल की उम्र से 43 साल की उम्र तक कैसे लुई ने इतिहास के पन्नों पर अपने उंगलियों के निशान बना लिए। हान, लुई का कमरा। लुई और उसके शिक्षक बैठे हैं। सर, देखिए, मैंने सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि संगीत के सुरों को भी 6 बिंदुओं में बंद कर दिया है। अब नेत्रहीन बच्चा भी धुन में खुद पढ़कर बजा सकता है। लुई, तुम एक जीनियस हो। तुमने गणित के सूत्रों को भी सरल बना दिया है, लेकिन स्कूल के डायरेक्टर तुम्हारी इस लिपि को बंद करना चाहते हैं। वे इसे बहुत खतरनाक मानते हैं। सर, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। मेरी उंगलियां अब रुकेगी नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर दिन भर दिन लुई की तबीयत खराब होती जाती है। स्थान गांव का घर। लुई बहुत तेज खांस रहे हैं। माँ और पिता उन्हें देख रहे हैं। लुई, तूने अपनी सेहत का सत्यानाश कर दिया है। ये खांसी तुझे खा जाएगी। पेरिस की हवा तेरे लिए जहर है। रुक जा मेरे लाल। बेटा, तुमने दुनिया को पढ़ना सिखा दिया, अब अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? पिताजी, आपने मुझे ऊपर की मिट्टी से लड़ना सिखाया था। मुझे मरने से पहले इस लिपि को अमर करना है। दिन ऐसे ही बीत गए और बीच में
लुई के पिताजी की मौत हो गई और वो स्वर्गवासी हो गए। दोस्तों, अब समय है साल 1844 का। लुई ब्रेल अब 35 साल के हो चुके हैं। उनका शरीर क्षय रोग से जर्जर है। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लुई के इरादे हिमालय की तरह ऊंचे हैं। आइए देखिए, एक टूटे हुए शरीर के भीतर आज भी एक मसीहा संघर्ष कर रहा है। स्थान पेरिस में लुई का छोटा और साधारण कमरा। लुई मेज पर झुककर कागजों में छेद कर रहा है। माँ, आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके वर्कशॉप की खुशबू, उनके चमड़े कूटने की आवाज, ऐसा लगता है कि यही कहीं खड़े होके मुझे देख रहे हैं। लुई, तेरे पिताजी तुम्हें हमेशा बहादुर सिपाही कहते थे, पर देख तो अपनी हालत। ना तो ठीक से खाता है, ना सोता है। ये बिंदु तुझे निगल रहे हैं बेटा। माँ, पिताजी ने मुझे मरते समय कहा था, हे लुई, जो मशाल तूने चलाई है उसे बुझने मत देना। अगर आज मैं अपनी बीमारी के डर से रुक गया तो मैं उनके विश्वास को दगा दूंगा। मुझे अपनी लिपि को संगीत और गणित के लिए पूरा करना है। तुम मेहनत करते रहना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब अंतिम समय आ गया है। लुई अब 43 साल का है। तपेदिक टीबी के कारण बिस्तर पर लेटा हुआ है। माँ और शिक्षक उसके पास है। लुई, आज पूरे फ्रांस के स्कूलों में तुम्हारी लिपि ब्रेल का उपयोग हो रहा है। तुम जीत गए लुई। सरकार ने तुम्हारी लिपि को आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब पूरी दुनिया के नेत्रहीन इसी से पढ़ेंगे। सर, क्या ये मेरे पिताजी को पता चला? हाँ लुई, वो तो पहले से ही जानते थे। ये उनका बेटा इतिहास लिखेगा। वे तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं। माँ, मुझे याद है पिताजी ने मुझे छड़ी दी थी और आपने मुझे साहस। अब मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मुझे रोशनी दिख रही है। माँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद लुई ब्रेल स्वर्गवासी हो गए। लुई ब्रेल चले गए, पर वे हर उस स्पर्श में जीवित है जो एक किताब को छूता है। कुपोरे गांव के छोटी सी वर्कशॉप में शुरू हुआ ये सफर आज हर देश के हर लाइब्रेरी में पहुंच गया है। आखिर उन्होंने साबित कर दिया कि जिनकी आंखें नहीं है वो अंधा नहीं है। अंधा तो वो है जिसने सपने देखना छोड़ा है। लुई ब्रेल अमर रहे। जय बिंदु की जय हो, जय हो, जय हो। दोस्तों, ये थी कहानी उस महान हस्ती की जिसने अंधेरे को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई। आज भले ही लुई ब्रेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके 6 बिंदु दुनिया के करोड़ों लोगों की आंखों में रोशनी बनकर चमक रहे हैं। चलिए अब हम एक एक करके इस नाटिका में भाग लेने वाले पात्रों का परिचय कराते हैं। लुई के जीवन में ममता और हिम्मत भरने वाले उनकी माँ का किरदार निभाया कृतिका चित्रे जी। लुई को साहस देने वाले और उनको राह देने वाले पिताजी और शिक्षक की भूमिका में है मुकेश जैन। लुई का बचपन
और उनकी यादों को दोस्तों के रूप में मंच पे सजाया है कस्तूरी भोसले। और अब जिन्होंने इन 6 बिंदुओं के मसीहा के दर्द और संघर्ष और उनकी जीत को अपनी अदाकारी से हम सबके दिलों तक पहुंचाया, वो लुई ब्रेल के किरदार निभा रहे हैं काजल सूर्यताली। हम उम्मीद करते हैं कि इस नाटिका के माध्यम से हम लुई ब्रेल के उस महान संघर्ष को आप तक पहुंचा पाए होंगे। जाने से पहले इतना ही कहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।